आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे आज पहले पेपर की 2020 के पेपर से हम शुरुआत करेंगे। इस कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगा और अगर आप इस कोर्स को लेना चाहें, पहला लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होगा। टोटल 14 लेक्चर्स आएंगे। तो 5 अक्टूबर तक मैं खत्म करूंगा, लेकिन बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा ये। तो हर एक पेपर में हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं, काफी कुछ बताऊंगा। अब भाई यूपीएससी का पेपर है, ये पीडीएफ थोड़ी वैसी है, परेशान मत होइए। मैं आपको पेपर्स की पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। पेपर्स की पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगी, मतलब लेक्चर के साथ ही मिल जाएगी। तो बात करेंगे हम, एकदम ऐसा फील करेंगे जैसे आप वाकई में एग्जाम दे रहे हो और मेरे साथ आप भी एग्जाम दीजिए। जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अच्छा कुछ नहीं है। जिनका 2 अक्टूबर को एग्जाम है और जो नहीं दे रहे हैं वो देखिए कितने सही हो रहे हैं। अगर आपके अच्छे खासे, अगर आपके 30 भी सही हो रहे हैं तो समझिए भाई यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दो। या अगर 20-25 भी सही हो रहा है कर दो, फिर कर दो, क्योंकि ये पेपर आपको टेस्ट करेगा। और जो बिल्कुल जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड होगा, बिल्कुल भी बस ऐसे ही देखना है, तो आप देखो कि यूपीएससी का लेवल क्या होता है। अगर आप आगे जाके तैयारी करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं, ठीक है। मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में ही खोला है। 2-3 चीजें आपको बता देता हूं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। इसमें बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा है ना। इसको मैंने एक्चुअली पीपीटी में ही कन्वर्ट कर लिया। तो सबसे पहले कुछ चीजें आप समझ लीजिए कि क्या हिसाब किताब रहता है। अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि 1/3 जो होती है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। सबसे पहला सवाल आता है, आपके प्री में 100 सवाल आते हैं और एक सवाल जो है वो 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। यानी कि टोटल जो है वो 200 मार्क्स का सवाल होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 200 होते हैं। अभी हम सीसैट नहीं, इसमें पेपर 1 ही डिस्कस करेंगे। सीसैट तो क्वालिफाई, ठीक है। अब आप ये समझिए कि इसमें 1/3 जो होती है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट। तो मतलब अगर 3 सवाल आप गलत कर देंगे तो आपका एक कट जाएगा। अब हम कुछ चीजें समझते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप से टोटल 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपके जो क्वेश्चन सही हैं वो मान लीजिए 56 है, ठीक है। 56 आपसे क्वेश्चन सही है और 24 आपके क्वेश्चन गलत है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये कट गए, कितने आई? 8 मार्क्स आ गए। 8 मार्क्स आ गए। 8 मार्क्स मतलब आपके नेगेटिव में जाएंगे। तो आप 56 इंटू 2 112। अब 112 में अगर आप 8 मार्क्स घटा दें तो ये 104 बैठेंगे। यानी कि अगर 80 सवाल में आपके 56 सही और 24 गलत भी हैं, तब भी आपके 104 मार्क्स आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। यानी कि आप प्री क्वालिफाई आप बहुत आराम से कर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अभी पिछले 3 साल से कट ऑफ जो है वो 98 103 ही रही है, ऐसे ही, ठीक है। 2019 2018 2017 की अगर आप देखें, 2019 2018 की तो 100 से नीचे ही रही है। हाँ याद रखिएगा कि अभी 2015 की 2016 में एक बार कट ऑफ 116 गई थी। वो आप देखिए, वो तब होता है जब पेपर बहुत ईजी आ जाता है, लेकिन अभी पेपर को देखते हो ऐसा लगता नहीं पेपर ईजी आएगा। कहने का मतलब ये है कि कम से कम 75 से ऊपर सवाल आराम से करके आए। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा पेपर है ना, अगर आपको लग रहा है कि ये पेपर 90% कॉमन सेंस पे होता है, नॉलेज तो यही है, नॉलेज के बिना पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ नॉलेज है और मैं सिर्फ और सिर्फ, जैसे एक मेरा दोस्त है वो कहता है कि यार मैं उतना ही करूं जितना आता है। बेटा यूपीएससी का पेपर ऐसा नहीं है। यूपीएससी का पेपर बिल्कुल अप्रोच अलग होती है। आप अगर 50 क्वेश्चन, अगर जैसे मान लो आपको लग रहा है कि खाली 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 ही आते, हो ही नहीं सकता। आपको 30 कंठस्थ भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन में 15 सवाल के बराबर पूछा जाता है आपसे। तो वो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, अपनी नॉलेज लगानी पड़ती है। तो इसीलिए सेफ साइड के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि 80 तो मिनिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए ही, ठीक है। अब देखिए ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, 75 भी कर सकते हो, लेकिन आप इतना याद रखिए कि आपके मार्क्स 50 से नीचे नहीं आने चाहिए। अगर 50 से आपके नीचे मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की बहुत कम है।
तो 50 से 55 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो 90% आप सिलेक्ट होंगे, यानी कि सिलेक्ट की प्रोबेबिलिटी होने की बहुत ज्यादा है। और 55 से ऊपर मार्क्स आ गए तो जाके प्रसाद चढ़ाइएगा, ये चीज है। तो बेसिकली आपको खाली 55 मार्क्स लाने हैं, 50 से 55 के बीच में आपका काम हो जाएगा। तो अभी कैसे लेके आएंगे? तो इसमें आप, ऐसा तो है नहीं कि आप 50 के 50 ही खाली क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और 50 के 50 से ही, तो नामुमकिन है, आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तो रिस्क का चांस रहेगा। तो इसमें आप रिस्क ले सकते हैं, 1/3 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर 80 क्वेश्चन करें तो दैट विल बी सेफ, और 80 से ऊपर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब रिस्क देखिए, रिस्क एनालाइज करने का एक तरीका है कि पहले देखिए कि 50% से ज्यादा जो है सवाल, मतलब अगर आप देखिए इसमें सवाल, ऐसे सवाल में ही आंसर छिपा है। स्टेटमेंट इतने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किए होते हैं कि अगर आपने बढ़िया से पढ़ाई की है तो आप ढूंढ लेंगे, आसानी से ढूंढ लेंगे कि आंसर क्या है। कैसे? देखिए इसमें 2 ऑप्शन तो अपने आप कटेंगे, मैक्सिमम केसेस में आपने देखा होगा। आप वही है, अगर इसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेशन प्रोसेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यूपीएससी में, तो 2 ही बचे। 2 में आपको बिल्कुल ही पता नहीं क्या होगा, मतलब 50-50 डाउट है, तो आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क कौन से सवाल में नहीं लेना है? जहां पे आपको हवा ही नहीं लग रही है, बिल्कुल छोड़ देना है। अगर आपने 60 या 50% से ऊपर वो टॉपिक पढ़ा है तो यू कैन गो फॉर इट। लेकिन अगर आपने बिल्कुल हवा ही नहीं लग रही है, जैसे ये 2020 का पेपर है, बहुत टफ आया था, अभी इसकी कट ऑफ आई नहीं, बहुत टफ आया था, तो फिर मुश्किल है, ठीक है, छोड़ दीजिए उसको, बिल्कुल छोड़ दीजिए। वो उसमें गलत, वो गलत होगा ही होगा, तुक्का यहां पे सबका सही बैठता नहीं है। दूसरा पॉइंट, अभी खाली मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो सवाल है वो किस तरीके से आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है। अभी भाई एक थोड़ा सा बैकग्राउंड तो तैयार कर लें, मेरे साथ आपको भी लगाना है, कॉपी ले लीजिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन आपके सही होते जा रहे हैं। ओके, अब कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल आते हैं? देखो, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो हम 2015 से 2020 तक एनालाइज करते हैं। अगर इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम में 2015 में 21, 2016 में 29, 2017 में भी 29, 2018 में कुछ 25 के करीब आए थे, और 2019 में मुझे ध्यान नहीं, 2020 में 23 के करीब आए थे। 20 से ऊपर सवाल आते हैं, 20 से ऊपर सवाल आते हैं स्कीम्स से रिलेटेड, और स्कीम से 1 साल नहीं है, पूरी पढ़ के जाइए आप। तो स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20% पेपर जो है, 25% पेपर जो है वो आपका स्कीम से रिलेटेड आएगा। अच्छी बात है कि हमने स्कीम के लिए पूरा फ्री कोर्स चलाया है। आप ऐप में जाइए, वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करिए और वो फ्री कोर्स पूरा, वो 10 घंटे के ऊपर का सेशन है। उसके बाद फिर इन्वायरमेंट एक अगेन बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इन्वायरमेंट की बात करें तो 2015 में 22, 2016 में भी 21, 2017 में 14, 18 में 12, 19 में 21, 20 में 15, यानी कि लगभग 15 से 22 के बीच में सवाल रहते हैं। अब इसमें पॉलिटी और हिस्ट्री की अगर बात करें तो अब 2018, 19, 20 से ही बता रहा हूं मैं, पॉलिटी में 20 से ऊपर ही सवाल रहते हैं। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आमतौर पे खाली 2016 में सिर्फ ऐसा हुआ था कि खाली 6 सवाल थे, लेकिन आमतौर पे मतलब 20 से ऊपर नहीं, 15 से 22 के बीच में सवाल रहते हैं पॉलिटी में भी। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री में आपका एंशिएंट हिस्ट्री आता है, जिसमें इतने सवाल नहीं पूछे जाते। मेडिवल हिस्ट्री में भी बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं सवाल 90%। वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत बहुत कम पूछ लिए, जैसे 2020 में 2 सवाल पूछ लिए थे वर्ल्ड हिस्ट्री से, पूछ लिए तो पूछ लिए, किस्मत है, मेंस में आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है। तो अगर आप इन 5 को मिला दें तो तकरीबन ये भी 15 से 25 के बीच में सवाल रहते हैं। हिस्ट्री और कल्चर आमतौर पे 20 से ऊपर ही रहेंगे। 2014 में 20 थे, 2020 में भी 20 पूछे गए थे, 2019 में 15 पूछे गए थे, 18 में 21 पूछे गए थे। तो अगर आप पॉलिटी, आप ये देखो, अब आप एक कॉम्बिनेशन देखो, पॉलिटी, हिस्ट्री और एनवायरमेंट को अगर आप मिला दो तो भाई 45 से 55 सवाल तो ऐसे ही हो गए। यानी कि अगर आप ये 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार करके चले गए, आपका काम हो गया। इंटरनेशनल रिलेशन से बात करें तो वही 2, 3, 5 ऐसे ही रहते हैं। जैसे 2020 में 3 सवाल पूछे गए थे, 2019 में 2 सवाल पूछे गए थे। और इंटरनेशनल रिलेशन सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स में, मतलब ऐसे आम जनता भी इसको बहुत ज्यादा देखती है। साइंस एंड टेक 10 के हेर फेर में सवाल रहते हैं। 2020 में 11 पूछे गए थे, 19 में 11 पूछे गए थे, 18 में 13 पूछे गए थे। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में अभी काफी 2020
2020 में 5 सवाल पूछे गए थे, 19 में 7 पूछे गए थे, 18 में 4 पूछे गए थे, 17 में 7 पूछे गए थे। अभी उसका जो क्राइटेरिया वो कम हो गया है। अभी पहले 2015 से पहले पूछे जाते थे, 14, 10, 2013 में तो 14 पूछे गए थे। और एग्रीकल्चर भी अब पूछा जाने लगा भाई। 2020 में 8 सवाल पूछे गए थे भाई, तो एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। 19 में 2 पूछे गए थे, 18 में 4, तो 5 से 10 सवाल एग्रीकल्चर के आते हैं। तो ये पूरा डिवीजन है। अगर प्री की बात करें तो इसमें डिवीजन में आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड न्यूज, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो, ये चीज है। चलो अब हम पेपर की बात करते हैं, पेपर को लगाते हैं। ये हमने बात की तो ठीक है, समझ गए। चलो रुको, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, हो सकता है ये आपको दिख ना रहा हो। अब इस सवाल का जवाब दो। मुझे पता है ये थोड़ा सा आप, ये पहला पेपर है, इसमें आप जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ आपको प्रॉपर मिलेगी, है ना, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मेरे पास पड़ा ही हुआ था पेपर, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरे भाई ने दिया था और तब से रखे हुए, तो मैंने कहा कि चलो यार तुम्हारी स्क्रीनशॉट लेके कर देता हूँ मैं, मतलब ये फोटो लेके कर देता हूँ। तो मुझे पता है थोड़ा सा जूम इन की प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये पहला सवाल है। अब इस पहले सवाल का आपको जवाब देना है, ठीक है। एक सेशन में 50 सवाल करने वाले हैं। तो ये सवाल क्या कहता है, अरे पीछे चलते हैं। अब ये देखो, ये सवाल जो है वो आधार के उससे पूछा गया है। हिंदी और इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में यही, अच्छा ये अंग्रेजी में ही है, चलो कोई बात नहीं। तो आधार से रिलेटेड ये सवाल जो है वो पूछा गया है। दोस्तों इसको मैं इंग्लिश में ही रखूंगा, मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है। तो आधार का, वैसे मैं हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत होगी, हालांकि जो पीडीएफ में दूंगा वो हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही होगी। आधार का देखिए, अब पहला सवाल है, आधार का मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। पहला स्टेटमेंट है, कंपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा आप करेंगे क्या, देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब आप पेपर जाओ, बहुत देखिए ये 2 घंटा आपको मिलता है इन 100 सवालों के लिए। तो इसमें पहले आप क्या करो कि जो जो सवाल आते हैं उनको आप करते जाओ। जैसे मान लो अगर आप इसमें आप श्योर हो तो इसको आप कर दो, ठीक है। एक राउंड ऐसे ही चलेगा कि पहले देखो कि किन किन, अगर मान लो कि कुछ सवालों में आपको डाउट है, जैसे कुछ सवालों में, जैसे मान लो इसमें डाउट है, तो इसको आप बात के लिए छोड़ दो। तो अब जब इसको बात के लिए छोड़ोगे तो 2 या 3 ऑप्शन में डाउट होगा ना, तो इसमें आप डॉट लगा दो, जैसे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में डाउट है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ताकि जब आप वापस इस सवाल पे आओ, क्योंकि एक राउंड में आपने जो सवाल आपको आता है वो कर लो, उसके बाद फिर वापस आओ, ठीक है। तो जब वापस आओगे तो जो दो ऑप्शन पे आपने डॉट लगाए हैं खाली आपको वही देखने पड़ेंगे, इससे आपका टाइम बचेगा, ओके। तो इसमें सबसे पहला, जैसे ये वाला सवाल है, तो आधार का जो मेटा डेटा है दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। आधार का मेटा डेटा 3 महीने से ज्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। पहला ये है, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। राज्य जो है किसी भी प्राइवेट कॉर्पोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, क्यों, फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अगर आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने हैं तो आधार आपको लेना ही पड़ेगा। आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आधार जो है इट इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग, अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बेनिफिट लेना है तो इट इज मैंडेटरी। तो अब इसमें कौन सा सवाल होगा भाई, कौन सा आंसर होगा ये, तो इसके बारे में सबसे पहले तो आपको आधार पता होना चाहिए। अब देखिए ये 4 स्टेटमेंट है, तो आधार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहां पे देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात है। आधार मेटा डेटा, अब यहां पे बोला गया है कि जो आपका डेटा है वो 3 महीने से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। ये थोड़ा टफ सवाल है, ये करंट अफेयर्स के, ये 2020 के करंट अफेयर्स में था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई जो आधार का मेटा डेटा है उसको आप 6 महीने तक, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर 6 मंथ। 3 मंथ तो बहुत कम हो जाएगा ना। देखिए कुछ सवाल आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के कर सकते हो, लेकिन ये आप कॉमन सेंस लगा के नहीं कर सकते, क्योंकि ये नंबर्स गेम है, और जहां नंबर्स गेम आता है आपको सतर्क हो जाना है। कैसे सतर्क हो जाना है, यहां पे 3 महीने आ गया है ना, 3 महीने, तो आपको कैसे पता चलेगा ये 3 महीने है, 6 महीने, 1 साल है, ये कहीं ना कहीं न्यूज में रहा होगा या रूलिंग रही हुई रूल है। तो आपको आधार डेटा के बारे में रूल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आधार मेटा डेटा इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ, दैट इज रॉन्ग।
इट कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 6 महीने तक है। यस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आधार का मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड मोर देन 6 मंथ। ये चीज है। देखो आधार के, अगर आप आधार के प्रोविजन में जाओ तो इसमें आप 5 साल तक डेटा को स्टोर कर सकते थे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ना ना 5 साल से सीधा 6 करो, तो 1 तो इनकरेक्ट हो गया। ओके, अब सेकेंड आओ, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। देखो ये थोड़ा आप दिमाग लगा सकते हो, है ना, ये बिल्कुल आप ये दिमाग लगा सकते हो। ये ऑप्शन सही होगा। कैसे? अगर आप इसको छोड़ भी दो, एक समय के छोड़ भी दो, आप खुद सोचो कि क्या किसी का डेटा, ये तो राइट टू प्राइवेसी है ना, आपका डेटा किसी और को दिया जा सकता है? किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जा सकता है? नहीं, ऐसे भी नहीं दिया जा सकता ना। तो आधार, बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पे है, ये सुप्रीम कोर्ट के सेक्शंस, सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट के बहुत सारे सेक्शंस को स्ट्रक डाउन किया, ये चीज है। तो यहां पे जो सेक्शन 57 था, जिसमें यह था कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेशन है, वो आधार ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। भाई आप कैसे किसी को शेयर कर सकते हो? तो इसके लिए सेकंड वाला सही होगा। तो अब देखो, अब फर्स्ट वाला गलत हो गया। अगर आपको ये पता है तो मेरे हिसाब से, अगर आपको अगर करंट अफेयर्स, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पता और आधार एक्ट के बारे में पता है, तब इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो गलत हो गया, यानी कि जहां पे फर्स्ट है ये तो होगा नहीं, यानी कि बचा क्या? बी होगा या सी होगा। तो यानी कि सेकंड वाला तो सही है। सेकंड वाला तो है ही ना कि स्टेट नहीं आ सकते किसी भी प्राइवेट कॉर्पोरेशन से। तो सेकंड किसमें? बी वाले में, तो अपने आप बी सही हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसे कर सकते हो। तीसरा देखो, फिलहाल हम एक एक स्टेटमेंट देखेंगे। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। नहीं, आधार इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अब बिना आधार के भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ले सकते हो, तो ये भी गलत हो गया। चौथा, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो ये बिल्कुल सही है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? भारत के 3 फंड है ना, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। कंसोलिडेटेड फंड, भारत सरकार जो भी रेवेन्यू कमाती है, जो भी सेक्शन 266 मतलब आर्टिकल 266 संविधान में हमारे, जो भी रेवेन्यू कमाती है, जहां से भी लोन्स वोन, सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं। और आप इसमें ऐसे ही पैसे नहीं निकाल सकते, आपको वोट एप्रोप्रिएशन बिल लाना होता है पैसे निकालने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेलफेयर स्कीम, भाई ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा जाता है। तो सेक्शन 7 ऑफ द आधार एक्ट बोलता है कि हाँ ठीक है, इट इज मैंडेटरी। अगर आपको सब्सिडीज लेनी है, भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो आप सब्सिडी देते हो ना, आपके बैंक अकाउंट में सब्सिडी आती है, बहुत लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है सब्सिडी से। जैसे एलपीजी है, सब्सिडी है, तो सब्सिडी कहां से, पैसा सरकार कहां से देती? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो ये भी सही होगा, यानी कि बी 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, हालांकि अगर आप 1 इसमें देखिए, 1 इसमें एक भी आंसर, अगर आपको एक भी स्टेटमेंट अगर आपको आप क्लिक कर गया, तो अपने आप 2-3 ऑप्शन आपको आप एलिमिनेट कर दोगे, राइट। चलो अब सेकंड क्वेश्चन, ये आसान है, ये पॉलिटी का है। ओके, तो राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा। मुझे पता है थोड़ी सी जूम इन की प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, तो ये अगले उसमें नहीं होगा। राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विथ लोकसभा। अच्छा ये बताओ किसका किसका सही हुआ? ये जिसका लिखते रहना अपनी कॉपी में, इन राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर है। भाई देखो एम लक्ष्मीकांत सबने पढ़ी है। ओके, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ऐसा नहीं है न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें राज्यसभा इज नॉट इक्वल टू, देखिए लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा। कुछ चीज में राज्यसभा इज ग्रेटर देन लोकसभा, कुछ चीज में लोकसभा इज ग्रेटर देन राज्यसभा। वैसे आमतौर पे लोकसभा की पावर ज्यादा है। लोकसभा की पावर हमेशा बिल्स में ज्यादा होती है, मनी बिल्स में हमेशा लोकसभा की पावर ज्यादा होती है। लेकिन अब किसी किसी चीज में राज्यसभा की पावर ज्यादा होती है। तो पहला तो नहीं है, ऑल इंडिया सर्विसेज लोकसभा। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्सोल्युटली राइट। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो भाई 2/3 ऑफ मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी आपको चाहिए ना। हालांकि वो 4 तरीके की होती हैं, 4 तरीके के
प्रावधान होते हैं, लेकिन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ कमेंट बॉक्स में कौन सा आर्टिकल है भाई टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों की इक्वल पावर है। याद आ रहा है ना? जिन लोगों ने अभी 10 अक्टूबर को एग्जाम दे रहे हैं, वो तो पॉलिटी अच्छे से रिवाइज करी होगी। जब अमेंडमेंट करते हैं ना, तो लोकसभा में भी पहले बिल पास होता है, उसके बाद फिर वोटिंग होती है, और ऐसे राज्यसभा में भी होता है। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट तो हो ही नहीं सकता भाई। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो हमेशा लोकसभा में पारित होता है। कट मोशंस भी, कट मोशंस अगेन ये मनी बिल से रिलेटेड है ना, तो ये भी लोकसभा में। याद रखिएगा, लोकसभा मनी बिल में हमेशा लोकसभा के पास ज्यादा ताकत है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, इस तरीके से आपको सवाल लगाने हैं। बताओ तीसरा सवाल बताओ। विथ रेफरेंस टू फंड्स अंडर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एम पलाड स्कीम जिसको बोला जाता है। अब ध्यान देना, अब ये देखो स्कीम से रिलेटेड है। अब एम पलाड स्कीम आपको पता होनी चाहिए। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो जो एम पलाड फंड्स है, दे मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन। देखो ये आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हो। कैसे दिमाग लगा सकते हो? देखो एम पलाड स्कीम का नाम देखो, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एम पलाड। तो अब अगर आप इसको देखो तो भाई एमपी जो है वो अपने एरिया को डेवलप करेगा। मोदी जी की रिजीम में बहुत जबरदस्त स्कीम थी एम पलाड, और ये काफी न्यूज में भी रही थी 2020 में, और ये करंट अफेयर से अगेन रिलेटेड है, स्कीम से रिलेटेड है। तो अब ये देखो कि भाई वो क्या, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो बनाएगा, वो एजुकेशन हेल्थ को ही तो प्रमोट करेगा, तो पहला तो होगा ही सही। ये तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेकंड, स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपी फंड मस्ट बेनिफिट एससी एसटी। ये हर स्कीम में होती है, आप समझ रहे हो? हर स्कीम में होती है कि जो डेवलपमेंट एरियाज हैं एससी एसटी के, भाई एमपी को वहां पे काम करना है, और जो एम्पलाट जो पैसा दिया जाएगा ना एमपी को, 15% वहां पे लगाना है एससी एसटी पॉपुलेशन के लिए। ये चीज है। तो इसका मतलब सेकंड भी सही है। थर्ड देखो, एम्पलाट फंड्स आर सेक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है ये? देखो एम्पलाड फंड आर नॉन लैप्सेबल। फंड्स जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को दिए जाते हैं, दे आर नॉन लैप्सेबल। मतलब ये किसी भी स्कीम में कैसे हो सकता है मेरे भाई? अगर आपको, आप ये इसमें भी आप अपना दिमाग लगाओ कि अगर आपको अपने घर को डेवलप करना है, आपके पिताजी ने आपको 3 लाख रुपए दिए। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आपको घर को डेवलप करने में हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, तो अब आप 3 लाख नहीं खर्च कर पाए, तो पता चला आपने 2 ही लाख रुपए खर्च किए और बाकी के 1 लाख रुपए बोले कि नहीं नहीं वापस दो हमको। नहीं, नॉन लैप्सेबल है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, ये अगले साल में ऐड हो जाएंगे, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखिए कैन नॉट बी, ओनली, जहां पे आपको ये सब दिखे ना, ये सतर्क हो जाओ। ओनली, कैन बी, कैन नॉट बी, भाई ये बड़े खतरनाक वर्ड्स होते हैं, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 4। एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, 1 मिनट रुको, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है बगल में घर बन रहा है, और दिक्कत ये हो गई कि आज जो मेरा माइक है, सर आपका तो माइक है, माइक बेकार है आपका, ये वो फलाने धमाका, मेरे पास अभी इस समय माइक नहीं है। हो सकता है अभी थोड़ी सी आवाज ऐसी आ रही है। आज सुबह कल दिखाया था ब्लू येती का माइक है, वो सबसे खतरनाक माइक होता है, ठीक है। तो अभी मेरे पास माइक नहीं है यार, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई है। हो सकता है आज इतने सवाल मैं ना कर पाऊं। वैसे एक सेशन में मुझे 50 सवाल करने थे, परेशान ना हो, कोई बात नहीं, अगले सेशन में करूंगा। देखो टेंटेटिवली मैंने 5 अक्टूबर बोला है, लेकिन मैं 1 अक्टूबर को ही ये कोर्स खत्म कर दूंगा, ठीक है। बहुत मजा आएगी। देखो कितना मजा आ रहा है। 3 क्वेश्चन कितने सही हुए भाई, बताना जरूर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, चौथा सवाल, ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इनमें से फंडामेंटल राइट्स की कौन सी, मतलब ये जो कैटेगरी है, इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अनटचेबिलिटी जो है, बहुत आसान सवाल है, इज द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। भाई देखो एक बात बताओ, फंडामेंटल राइट, अब इतना तो आपको पता ही होना चाहिए ना, फंडामेंटल राइट जो है वो 6 है, पहले 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं रहा, तो सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी और राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किस में आता है, कौन से आर्टिकल में आता है? ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं।
इक्वालिटी बिफोर लॉ से शुरुआत होती है आर्टिकल 14 से। तो भाई राइट टू इक्वालिटी में ही तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आता है। तो सीधा सीधा सवाल है, तो बहुत ही आसान है ये। तो मेरे ख्याल में किसी को भी कर देना चाहिए, चाहे वो किस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। और वैसे भी अगर आप ऐसे भी देखो तो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना है ना, तो वैसे भी हर कोई इक्वल है, वैसे भी आप इसको आसानी से लगा सकते हो। तो राइट टू इक्वालिटी। ओके, अगला सवाल देखो, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय जुडिशरी। हमारे देखो मॉन्टेस्क्यू ने बोला था जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेटिव अलग है। हमारे अभी सेपरेशन ऑफ पावर है, ये तीनों अलग अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है और लेजिस्लेटिव अलग है। अब ये तीनों जो हैं, ये आप जो सवाल देख रहे हो, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, इसका आंसर क्या है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको ये दिख जाएगा, सेपरेशन जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल सेपरेट है भाई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताया है कि एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस क्या क्या है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक एक एक चीज उसमें बताई है कि नहीं, कि भाई एक्चुअली में स्टेट के फंक्शन क्या होने चाहिए। एंड इट इज ऑल्सो नॉट जस्टिसिएबल, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। हालांकि वैसे भी सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्सेप्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो गया है। 44 आता है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, 44 आर्टिकल। हालांकि गोवा पहला स्टेट बना जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है। तो वैसे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, भाई देखो जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान में यह था कि भाई ऐसा है कि अभी हमारा देश इतना आगे नहीं बढ़ा है, तो अभी बेस्ट यही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अभी हम नहीं करते हैं, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम तब करेंगे, ये दिशा निर्देश है राज्यों के लिए। तो जब हम जो जैसे जैसे राज्य डेवलप होते जाएंगे वैसे वैसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लाते जाएंगे। तो जितने भी लॉज है, बहुत सारे लॉज है इसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, जैसे कितने सारे लेबर लॉज है तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉटेज लॉज है, इंडस्ट्रियल लॉज है, उसमें आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की झलक देखने को मिलेगी, है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 7 शेड्यूल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। कन्वेंशनल प्रैक्टिस पता नहीं ये क्यों डाल दिया है। सो ये छठा सवाल हम देखते हैं, इसको कैसे करना है। अभी तो आपको 1 वर्ड, अभी स्टेटमेंट वाले नहीं आ रहे, अब ये तो आसान है। अलोंग विद द बजट फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। द अफोरसेड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज इट इज मैंडेटेड बाई। अब ये बड़ा तगड़ा सवाल है, पॉलिटी का सवाल है, पॉलिटी इकोनॉमी मिक्स, ये आपको बताना है। इसमें यह है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है, बजट के साथ साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स भी, देखिए आप स्टेटमेंट पे मत डरिए, कभी कभी सवाल इतना भारी भरकम होते हैं लेकिन वो लगते सिंपल है, मतलब जब आप पढ़ोगे तो सिंपल ही है। तो जो हमारी वित्त मंत्री समय निर्मला सीतारमण है, फ्रंट फुट में है भाई, तो वो बाकी डॉक्यूमेंट्स भी पार्लियामेंट के समक्ष पेश करती है, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मतलब पूरे देश का स्टेटमेंट होता है। ये जो डॉक्यूमेंट है, इट इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस इज मैंडेटेड बाय। ये क्यों है, ये क्यों बोलना पड़ता है, ये आपको प्रेजेंट ही करना है। तो अब इसमें आपको, ये थोड़ा सा टफ सवाल है और इसमें आपको पता होना चाहिए ये किसका पार्ट है। बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। अब आप देखो 112 एंड आर्टिकल 110, ये मनी बिल और एप्रोप्रिएशन बिल, मतलब फाइनेंस बिल से रिलेट करता है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ये चीज अलग है भाई। मनी बिल पैसा निकालने के लिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा चाहिए, पैसा निकालने के लिए, पैसा अलॉट करने के लिए बिल आता है और वो बजट में बताया जाता है कि कितना पैसा किसमें लगाएंगे हम। तो आर्टिकल 112, 110 की अगर बात करें तो ये नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पे बोला क्या जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है कि भाई पार्लियामेंट में तो डॉक्यूमेंट फाइनेंस मिनिस्टर पेश करती है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी पेश किया जाता है, मतलब देश को कैसे बदलेंगे। तो यानी कि एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन ये भी नहीं हो सकता, आर्टिकल 113 भी नहीं हो सकता। सो ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत आता है। वैसे भी ये थोड़ा सा कभी कभी हमको थोड़ा सा अलग भी देखना पड़ता है, ऑप्शन अलग लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगेन इसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। और इसमें भी ये थोड़ा टफ इसलिए क्योंकि आपको पहली बात तो FRBM के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ थंब रूल्स होते हैं, है ना, कुछ चीजें तो आपको पता होनी ही होनी चाहिए। अब अगर आर्टिकल 112, 113
बिल्स इतने इंपॉर्टेंट है, उसका तो पूरा इतना बड़ा चैप्टर है पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत में, मैंने खुद पढ़ा है उसको, तो पता होना चाहिए। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय द डेफिनेशन इज अ, आप देख रहे हो कि पॉलिटी के एक साथ सवाल दे दिए गए हैं, ये बहुत आसान है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन क्या है? ये संवैधानिक सरकार की डेफिनेशन क्या है? संवैधानिक सरकार में होगा क्या? संविधान, ठीक है, ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं। भाई संविधान होता क्या आपके लिए? रूल्स। तो सबसे पहले गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर बिल्कुल भी नहीं भाई, यही कैसे? संविधान अलग है लेजिस्लेचर से मेरे भाई, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा अलग है, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर नहीं है। हमारे यहां संविधान सुप्रीम है, समझ रहे हो? पॉलिटिकल पावर अगर आ जाएगी, लेजिस्लेचर मतलब पॉलिटिकल पावर, यानी कि सब कुछ पॉलिटिकल पावर्स के एमएलए एमपीस के हाथ में होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एसेंस ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर मान लो कि यही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कंट्रोल करेंगे, ये कई बार दरअसल शुरुआत से ही यही रही है ना। आप 1947 के बाद से देखो तो भाई सबसे पहला अमेंडमेंट क्या, जवाहरलाल नेहरू लैंड रिफॉर्म्स लेके आए। अब लैंड रिफॉर्म एक फंडामेंटल राइट था और कई बार फंडामेंटल राइट को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन वो आप खत्म नहीं कर सकते क्योंकि वो संविधान में है हमारे, और वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पहला तो हो ही नहीं सकता गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, ठीक है। पॉपुलर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ये भी हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेशन में नहीं आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इट इज अबाउट लिमिटेड गवर्नमेंट, बहुत सारे केसेस में हमने देखने को मिला है। इसको इंटरचेंजेबली भी हम यूज करते हैं। सो इट इज बेसिकली डी इज द करेक्ट आंसर। लोग पॉपुलर गवर्नमेंट ही, कि हाँ लोगों की गवर्नमेंट है लेकिन लोगों की सरकार नहीं है। यहां पे सब कुछ संविधान से चलता है, बट दैट इज लिमिटेड। ना ही लेजिस्लेचर की ज्यादा पावर है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादा पावर, सो दैट इज लिमिटेड गवर्नमेंट। डी इज द करेक्ट आंसर। 8वां सवाल, अदर देन द फंडामेंटल राइट्स व्हिच ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ये भी टफ है थोड़ा सा, इसमें आपको पता होना चाहिए। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, जिनकी तैयारी इतनी ज्यादा नहीं है, तो इसमें आपको ये सब पॉलिटी आपको बढ़िया से एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी पड़ेगी। तो फंडामेंटल राइट्स के अलावा इस विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब आप इसमें देखो कि ये रिफ्लेक्ट करता है प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। तो यूनिवर्सल 1948 का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसमें लिबर्टी, डिग्निटी, इक्वालिटी आएगा ही आएगा यार, चाहे जो हो जाए। तो प्रियम्बल में भी लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी आएगा ही आएगा। इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भी, जिसने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात है ना, तो ह्यूमन राइट्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही दिया गया है। लिबर्टी, डिग्निटी, इक्वालिटी आएगा ही। सो 1 तो बिल्कुल सही ही है, और क्योंकि ह्यूमंस की बात हो रही है, यहां पे लिबर्टीज की बात हो रही है भाई। लिबर्टीज, इक्वालिटी, डिग्निटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल, इंटेलेक्चुअल, सोशलिज्म, सोशलिस्ट 3 में डिवाइड है, तो भाई ये भी आएगा, सेकंड वाला भी। ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज भी ह्यूमन राइट्स में आएगी। ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी, ड्यूटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये आर्टिकल 28 से 30 के बीच में है। अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट में ये तीनों आते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो। सो आंसर डी इज द करेक्ट, 1, 2 एंड 3। अब इसमें आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पता होने चाहिए। नहीं भी पता है तो थोड़ा सा दिमाग लगा कर, आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हो, और ये भी करंट अफेयर्स में था, ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। तो आप देख सकते हो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है वो सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना भाई करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के जाओ। क्वेश्चन 9, लीगल सर्विसेज नालसा 1987 में स्टैब्लिश किया। ये आसान सवाल है। क्वेश्चन 9, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजंस। ये डायरेक्ट सवाल है दोस्तों, तो इसमें नालसा के अगर आपने प्रोविजन पढ़े हैं तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। इसमें जो करेक्ट आंसर है, सबसे पहले तो हाँ, पर्सन विद लेस देन 1 लाख, बिल्कुल सही बात है, 1 तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ट्रांसजेंडर विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख, ये भी ठीक है, ठीक है। देखिए जो ये नालसा है, इसमें पहली बात तो पर्सन की एनुअल इनकम 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो वुमेन्स हैं, जो SC ST के मेंबर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कमैन हैं, मास डिजास्टर के विक्टिम्स हैं, उन सबको ये पैसे, ये सब दिए जाते हैं। तो 1 लाख जहां पे 2 लाख आएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सेकंड वाला कह रहा है कि 2 लाख से एनुअल इनकम 2 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब यहां पे सेकंड दिया हुआ है
तो ये थोड़ा सा गड़बड़ सवाल है अगर आप बात करो तो। तीसरा तो हो ही नहीं सकता, 3 लाख से ऊपर, ये तो है ही। ऑल सीनियर सिटीजन नहीं आते इसमें, इज नॉट करेक्ट, ठीक है। और याद रखिएगा ये फ्री एड है, खाली SC ST कम्युनिटी के लिए है, OBC के लिए भी नहीं है, तो तीसरा भी सही नहीं है। तो फर्स्ट तो है ही है सही, लेकिन यहां पे 1 ओनली है ही नहीं, तो 1 और 2 आप लगा के आओगे। हालांकि ट्रांसजेंडर्स के भी यहां पे वो नहीं दिए हुए हैं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है नालसा की अगर बात करें। 10वां सवाल, 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यह भी डायरेक्ट है, अल्मा आटा डिक्लेरेशन, हेग कन्वेंशन, अंडर 2 कोलिशन, तालानोवा डायलॉग। अब देखिए इसमें हेग कन्वेंशन, अल्मा आटा डिक्लेरेशन करंट अफेयर्स में रहा था, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप हेग कन्वेंशन तो बहुत ज्यादा फेमस है, राइट। तो इसमें बोला है कि इसमें कौन से पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो देखिए अल्मा आटा डिक्लेरेशन की बात करें तो ये बिल्कुल सही है। इस आटा डिक्लेरेशन में हेल्थ की बात की जाती है, हेल्थ फॉर ऑल 1978, ये तो बिल्कुल सही है। अब ये आपको पता होनी चाहिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल इसलिए है क्योंकि आप तभी अटेम्प्ट करें जब आपको इनके बारे में पता हो, नहीं पता छोड़ दें, ये चीज है। हेग कन्वेंशन की बात करें तो ये बेसिकली सिविल एस्पेक्ट है, सिविल एस्पेक्ट जो इंटरनेशनल चाइल्ड एब्डक्शन होता है। अब इसमें दिया क्या, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स, गलत हो गया ये तो होगा नहीं। तालानोवा बिल्कुल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, तो ये बिल्कुल सही है। अंडर 2 कोलिशन की बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस से डील करता है, यानी कि चाइल्ड राइट्स गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज 1 और 3, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों मैं अपना लेक्चर यहीं पे रोक रहा हूं, बाकी के 90 सवाल हम कल करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरा माइक भी आज मेरे साथ नहीं है, और उसके बाद थोड़ा सा है आज मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो बाकी के जो 90 सवाल है वो हम कल करेंगे, ओके। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।